अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त आपका अपना पायल हॉस्पिटल आपकी सेवा में दिन रात तत्पर। ECHS RGHS अधिकृत सुविधाएं, 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के साथ विश्वास का एक ही नाम, पायल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चिड़ावा। आप देख रहे हैं शिवनगरी टाइम्स, आपके साथ पंकज, कैमरामैन आकाश के साथ। दोस्तों, विकास चाखड़ वाकई में शौर्य चक्र विजेता जो विकास चाखड़ का नाम आज काफ़ी जगह देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, उसके बारे में जो काफ़ी लोगों ने कहा कि वो कवरेज करे, आप भी जाकर वहाँ पर, थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं कर पाया। लेकिन आज हम लोग पहुँचे BDK अस्पताल झुंझुनू और पूरी जानकारी जो है विकास चाखड़ उनके साथ जो धरने पर अनशन पर बैठे हुए थे उनसे बातचीत करके लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और पूरी उनसे सवाल जवाब करेंगे। कुछ न्यू अपडेट आपको देखने को मिलेगी वीडियो के अंदर। जो अनशन चल रहा है इसके अंदर महिलाएं और युवतियां भी शामिल है और पूरे जोश के साथ विकास चाखड़ का साथ दे रही है, अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर रही है। तो संजुलता जी हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि कितने दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए उनको। जी, मैं 17 तारीख से सुबह ही आ गई थी और अनशन मेरा 22 तारीख से स्टार्ट हुआ है। आज मुझे चौथा दिन है। तो आप सवाई माधोपुर से? जी। तो वहाँ से इतनी दूर से यहाँ पर आने का कोई खास मकसद? सर, क्योंकि हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाता, सभी को पता है किस तरह पेपर लीक हुए, तो हमने कई लोगों से गुजारिश की कि आप लोग आवाज उठाइए। लेकिन फर्स्ट ग्रेड का एक आंदोलन हुआ था, उसको भी इस तरह कुचल दिया गया और मतलब उसमें सफलता नहीं मिली। और सिर्फ उसमें क्या कहा गया था कि सिर्फ समय मांगा था कि समय दे दीजिए पढ़ने का, क्योंकि डोडासरा जी ने क्या किया था उसमें कि अचानक डेट की घोषणा कर दी। हम लोगों ने ये कहा था, पूछा था उनसे, विद्यार्थी गए थे उनके पास कि एग्जाम कब तक होगी, तो उन्होंने बोला कि अभी पंचायत चुनाव है और बोर्ड एग्जाम से उसके बाद एग्जाम होगी। और उन्होंने दीपावली के टाइम अचानक घोषणा कर दी। अब जो किसान वर्ग के लोग थे उनके काम होता है, वो लोग गांव चले गए, तो और महिलाएं भी अपने काम में लग गई, तो बच्चियों के भी रहता है काम। फिर अचानक से सब घबरा गए कि अब क्या करें। फिर आंदोलन किया, भाई डेट आ गई, किसका दो, 3-4 महीने का समय दे दो। फिर बोले कि हम नहीं किसका सकते। 1 महीना लगभग वो आंदोलन चला था। 3 तारीख को पेपर था, 2 जनवरी तक वो आंदोलन चला था। और सरकार ने लगभग 10 या 10 डेलीगेशन बुलाए और डेलीगेशन के नाम पे कुछ नहीं होता। हमें कोई मतलब सिर्फ आश्वासन मिला, सफलता नहीं मिली और एग्जाम उन्होंने कंडक्ट करवा दी। उसके बाद में ये हुआ कि जो रिजल्ट आया ना, तो एक ही सीरीज से लगातार कैंडिडेट पास हुए। मतलब ये अपने घोटालों को छुपाने के लिए उस भर्ती को भी इन्होंने करवा दी। उसके बाद में उसी टाइम जब आंदोलन चला, उसी टाइम इस आंदोलन को कुचलने के लिए इन्होंने 31,000 रीट की घोषणा की और इन्होंने 3,000 फर्स्ट ग्रेड की घोषणा की और फिर उस एग्जाम को कंडक्ट करवाया इन्होंने रीट की। तो क्या हुआ, इसमें भी फिर घोटाला। और कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम भी सितंबर में ही हुई थी, उसमें 30-40 हजार कैंडिडेट है लगभग, और इसके अंदर लाखों की संख्या में कैंडिडेट है। उसके बावजूद इसका रिजल्ट 35 दिन में और कॉलेज लेक्चरर का रिजल्ट अभी तक नहीं। ये सरकार हमें दबाना चाहती है। ये लगातार जब आवाज उठती है ना, तभी ये लोग नई वैकेंसी की घोषणा कर देते हैं। लेकिन गहलोत सरकार, अब हम डरने वाले नहीं है। आप लाखों की वैकेंसी निकाल दे तो भी नहीं उठेंगे। अब के बार आर पार की लड़ाई है। जब तक गहलोत सरकार नहीं झुकेगी, हम लोग हमारी मांग उठाते रहेंगे, चाहे हमें मौत आ जाए। इन लोगों ने कल जबरदस्ती, मेरी हालत ठीक है, आप लोग देख रहे हो, मेरी आवाज बुलंद है, अभी मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कल धरना स्थल को समाप्त करने के लिए इन्होंने जबरदस्ती मुझे लेके आए। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत हाथ जोड़े कि देखो मैं कुछ नहीं करी, मैं शांतिपूर्वक बैठी हूँ। हमारे टेंट उखाड़ने लगे। मैंने कहा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आपको टेंट उखाड़ने उखाड़ लीजिए। धरती है, ऊपर आकाश से मैं बैठी रहूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो, मुझे कोई ना राजनीति में आना है, कभी जिंदगी में नहीं आऊंगी राजनीति में। मुझे कोई लेना देना नहीं है राजनीति से। सिर्फ राजस्थान में से कोई लड़की ने इतनी हिम्मत नहीं करी जो आकर के अपनी आवाज कह सके, अपनी मांगों को रख सके। कहना सब चाहती है, लेकिन डर लगता है। पुलिस वाले डराते हैं, धमकाते हैं, हमें भी डराते हैं, जेल में पटक देंगे। पर अब मैं निश्चय करके आई हूँ, मुझे जेल में पटको, चाहे मुझे मारो, चाहे कुछ भी करो पुलिस वाले, मैं बिल्कुल नहीं डरूं। और अगर मेरी मौत हो गई ना इस आंदोलन के दौरान, तो उसके जिम्मेदार भी अशोक गहलोत जी होंगे, क्योंकि उनकी वजह से हम अनशन पे बैठे हुए हैं। अगर वो हमारी बातें मान लेते या पारदर्शिता से पेपर होता, तो क्यों आज ये नौबत आती। एक जमाना वो था जिस समय में सोशल मीडिया नहीं था, तब 10वीं का पेपर आउट होता था, तब भी तुरंत के तुरंत उसको आउट कर माना जाता था, नई डेट दी जाती थी। लेकिन अब लाखों बेरोजगार और उनके माँ बाप रुपया जोड़ जोड़ के पैसे देते
चाय एक मतलब ये देख लीजिए, एक कप चाय नहीं पीते बच्चे, उससे यूं सोचते हैं कि हम इससे सब्जी ले आएंगे इस पैसों का। तो उन माँ बाप की आत्मा कितनी दुखती है, कितना दर्द होता है। मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूँ, तो मैं जानती हूँ, मैंने देखा है मेरे आसपास, उनके पास में एक टाइम खाने का इंतजाम होता है तो दूसरे टाइम का नहीं होता। वो लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब लाखों में पेपर बिकता है ना, तो मेहनत करने वालों को ये कहा जाता है देखो कोई नंबर आ गया, तो भैया ये तो देखो कि उसका नंबर आया कैसे, उससे पेपर तो करा के देखो कि उसको आता भी है कि नहीं आता है। तो ये लोग सिस्टम में आ रहे हैं। तो सारा पैसों का खेल है पूरा, सब पैसों का खेल है। बड़े बड़े मंत्री अगर शामिल नहीं है, मैं सत्ताधारी दल से, विपक्ष के दल से, एमएलए, एमपी, सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग बेरोजगारों का साथ देना चाहते हैं, हम गरीब जनता का साथ देना चाहते हैं, वो लोग सामने आए और हमारा साथ दे। और राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ एक बेरोजगार की नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों का भी सवाल है। अगर ये कानून नहीं बने तो आगे आप अपने बच्चों को पढ़ाने की बजाय कोई धंधा करने के लिए या फिर है ना पैसा इकट्ठा करना चालू कर दो, क्योंकि सरकार तो बोलियां लगाती है, पर ये खुलेआम लगाने लग जाए तो कम से कम खाते में, सरकार के खाते में तो पैसा जाए। जो ओपन में तो रहे भाई, इतना पैसा गवर्नमेंट के खाते में। अब ये इस तरह से अंदर ही अंदर पेपर बेचते हैं तो उसका तो कोई पता भी तो नहीं है ना। बोली लगाना चालू कर दे, फिर यही होगा, और तो क्या करे। अब तो दुखी हो चुके हम लोग। विकास जी के साथ रहेंगे बिलासपुर जी, मैं तो बिल्कुल, मैं तो चाहे घर वाले पियर वाले आए, चाहे ससुराल वाले आए, चाहे बच्चों को लेके आए, मैं बिल्कुल डटी हुई हूँ। मैं बिल्कुल नहीं हटूंगी किसी भी हालत में। जब तक सर नहीं कहेंगे ना, जब तक उनका अनशन नहीं टूटेगा ना, तब तक मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगी। सर कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं कोई आगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे भी ये डर था कि कहीं फिर मेरे साथ धोखा नहीं हो जाए, तो मैंने मतलब प्यासा कुएं तक अपने आप पहुंच जाता है। मेरे दिल में एक दर्द था, मैं सोचती थी कि गलत हो रहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कितने लोग, मेरे भी ननद के बच्चे पढ़ रहे हैं और लोग भी परिवार में, गांव में पढ़ रहे हैं, तो वो गरीब हैं, उनकी तो मुझसे भी ज्यादा कंडीशन खराब है। तो मेरे को उनका बड़ा दर्द आता है कि वो मेरे ननद वगैरह के बच्चे हैं, वो कितना मुश्किल से मजदूरियां कर करके उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पैसे माथे कर करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मैं लगूं ना लगूं, मुझे जेल भी हो जाए दिक्कत नहीं है, कम से कम वो लोग तो आगे बढ़ेंगे। तो मैंने मतलब ग्रुप में डाला, किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि विकास जी जाखड़ का कहीं आ रहा है, अखबार में आया था। तो मैंने कोशिश की कि कहाँ से नंबर लूं, तो किसी ने मेरे को सेंड किया उनका पत्र, उसको पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये मांगे सही है, पर फिर भी मुझे एक डर था, क्योंकि आज तक हमेशा हम बेरोजगारों के नाम पे सबने राजनीति करी। हमने कई बार आंदोलन किए, कितनी बार बेरोजगारों के आंदोलन हुए, लेकिन उन मांगों को दबा दिया जाता है, उन पे राजनीति कर लेते हैं लोग। फिर क्या हुआ, मैंने सर से कांटेक्ट किया, उनसे मैंने कहा, फिर मैं 16 तारीख को ही मैं इनके घर आ गई थी। विकास जी चुनाव लड़ेंगे या फिर राजनीति में? नहीं, इनका राजनीति में मुझे अभी तक तो कोई मुझे नहीं लग रहा कि राजनीति में जाएंगे। और इतने अच्छे इंसान है कि अगर आगे भविष्य में ये जाना भी चाहे ना, तो हम इसके सपोर्ट में, बाकी ये जाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता ये जाएंगे। तो दोस्तों, शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ भी हमारे साथ है, तो इनसे जानते हैं कि आखिर आगे क्या रणनीति रहने वाली है। तो सर, स्वागत है आपका शिवनगरी में। धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों को। जी सर, एक युवा में काफी खुशी का माहौल है कि उनकी आवाज उठाने के लिए उनको एक वीर योद्धा मिला है और आप उनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैं तो कर रहा हूँ और जब तक सांस से करता रहूंगा। अब युवाओं को दिखाने की बारी है। बिल्कुल, आज मतदान दिवस है ना। तो मतदान दिवस का मूल अर्थ ये है कि एक व्यक्ति जो अच्छी समझ रखता है वो अपना नुमाइंदा चुने, कि उसके भविष्य के लिए, उसके क्षेत्र के विकास के लिए, उसके प्रदेश देश के विकास के लिए कौन व्यक्ति ठीक है, उसको वो चुने। यानी उसमें इतनी समझ है, उतनी उसमें जागरूकता है। पर अभी जो राजस्थान सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो मुखिया है राजस्थान सरकार के जी, उनके नीचे ये सारे जो भर्ती घोटाले हो रहे हैं, तो भर्ती घोटाले का मतलब ये कि प्रतिभा को दबाया जा रहा है, प्रतिभा को कुचला जा रहा है ना। तो ये सिस्टम जो है ये कब तक चलेगा? कहीं जाके तो थमना चाहिए ना। क्यों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कोचिंगों में जा रहे हैं, क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं? नौकरी छोड़ने का जो सवाल है वो कहाँ से आपके दिमाग में आया? आपने इस उम्र में, अभी तो काफी जिंदगी पड़ी है, काफी नौकरी मेरी 24 साल की बची हुई थी। छोड़ने का तो जो कुछ कर रहा हूँ ये बिना छोड़े तो संभव नहीं है ना, बिल्कुल, इसलिए छोड़नी पड़ी। तो किसी को तो आना ही होगा आगे।
तो किसी को तो दूसरे भी आ जाए मेरे मतलब पर शुरुआत तो किसी न किसी को एक को करनी थी। शुरुआत तो हो रही है पहले से, लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही पहला व्यक्ति हूँ हम्म, जो आके सब कुछ कर रहा है। पर मेरा था कि मुझे लगा कि मैं प्रयास करूंगा तो शायद कुछ अच्छा बेहतर होगा। बेहतर कर सकूं। हम्म, अब बात यह है कि मैं इसी बात में आप जो आपने सवाल किया था हम्म, कि मैं तो कर ही रहा हूँ। अब मेरा जो आमरण अनशन है वो जारी है, आज 9वां दिन है। हम्म, गांव से शुरू किया था, लड़ाई तो हमने जयपुर से शुरू करी थी। जी। वहां पे धारा 144 लगा के हमको हम्म, पुलिस ने जो हमारे साथ क्रूरता की वो सबने देखी। इस लड़ाई को फिर हम गांव में ले गए। गांव में इसलिए लगे कि कोविड प्रोटोकॉल के नाम पे जो है सरकार उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई आवाजें नहीं उठती हैं करेगी। उनको दबा देती है, कुचल देती है। मतलब कोविड को वो ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है लेकिन अपने सरकार ने काले यहाँ पर भी कारनामों। वैसा ही कुछ किया। वैसा ही किया। हम्म, मुझे 5वें दिन वहां से जबरदस्ती उठा लिया गया। उसके बाद लगातार वहां धमकियां मिलती रही प्रशासन की तरफ से कि हम ये उठा ले जाएंगे, आपको इसको बंद करना पड़ेगा। हम नहीं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपना जो अनशन जो धरना है वो दे रहे थे। फिर पुलिस कल आई, प्रशासन का क्या दोष है, ऊपर से इशारा है ना। जयपुर के इशारे पे प्रशासन ने महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, उनके साथ धक्का मुक्की करी। जो बैनर वगैरह टेंट वगैरह वो उखाड़ लिए, कह रहे हैं कि तिरंगे के साथ भी कोई खास अपमान उनका किया। सम्मान नहीं हुआ। बिल्कुल। फिर वो पूरा उखाड़ के सर वहां से अपन सामान देखते हैं ले जैसे गए। अपने देश के अंदर आंदोलन या धरना जो दिए जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ राजनीतिक के लास्ट में कुछ ना कुछ निकल के आता है, उभर के आता है। जैसे अभी किसान आंदोलन था तो उसमें भाजपा पार्टी को कलकत्ता के अंदर काफी नुकसान झेलना पड़ा था, पंजाब में काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है अभी, वो अभी यही दिखाई दे रहा है। नहीं, वो तो अभी इलेक्शन तो आसपास अपने है नहीं, बिल्कुल इलेक्शन आसपास तो नहीं है। आसपास नहीं है। पर यदि आप जनता है, आप जनता ने आपको चुन के भेजा है, बिल्कुल। आप नुमाइंदे हैं इनके, आप अपने आप को भगवान ना माने। हम्म। यही बनाने वाले हैं, यही हटाने वाले हैं, है ना। तो ये समझना चाहिए उनको। तो लोगों को मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार को टारगेट कर रहे हैं विकास जाखड़। टारगेट सरकार को किसको करूं फिर टारगेट? ये मांगे तो सरकार से करी जाएंगे ना। बिल्कुल। जो घोटाले हो रहे हैं, महा घोटाले हो गए हैं, भर्ती में पेपर नीलाम हुए हैं, प्रिंटर लग के और पेपर बटे हैं एग्जाम से पहले, और सरकार बोल रही कि पेपर आउट नहीं हुए। मैं राजस्थान के सीएम से पूछता हूँ कि मुझे डेफिनेशन बता दे कि पेपर आउट होने की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, उन्होंने क्या पढ़ी है। 70 साल की उनकी उम्र है, तो पढ़े लिखे बिल्कुल एजुकेटेड, अच्छी है। ऊंची पोस्ट पे भी उनके है। जमाने में क्या परिभाषा होती थी, पेपर आउट की क्या परिभाषा होती थी, उन्होंने उस जमाने पढ़ी होगी तो हमको बता दें क्या है परिभाषा, ताकि हम समझ लें। क्यों फिर फालतू रोडों में हम आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, करने की जरूरत ही नहीं है। युवाओं को जो आपने जो पहल शुरू की है गाँव से, अपने गाँव से शुरू की है, तो क्या इनमें जो कल जो आप कुछ करने जा रहे हैं 26 जनवरी को, तो कहाँ कहाँ से सहयोग मिल रहा है और कहाँ कहाँ आपने संपर्क किया है? पूरे राजस्थान से फोन आ रहे हैं, लोग आके मिल रहे हैं। और जैसे कोविड है, गाइडलाइन चल रही है, तो हम कोई हजारों लाखों में तो इकट्ठा हो नहीं सकते। हम कोई 50-100 आदमी भी नहीं इकट्ठा होने दे रहे। सरकार के खिलाफ सरकार से सवाल करेंगे तो हमको इकट्ठा नहीं होने देंगे। तो वो डाल हम बात। अब बच्चों से ये आह्वान किया है कि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 को सही मायनों में देश एक लोकतांत्रिक देश बना था, और जिस तरीके से हमको वहाँ कुचला गया, हमारी आवाज को कुचला गया, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, उसका दमन किया गया। तो उसके खिलाफ, उसके विरोध स्वरूप 26 जनवरी को जो हम कल गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, गांव पंचायत प्रदेश की, वहाँ पे बच्चे धरना देंगे, अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा, रैलियां निकाली जाएंगी, जन जागरण रैली होगी। और जो उसमें शामिल नहीं हो सकता, मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों को कि आप अपने घर पे बैठ के वीडियो बनाइए कि मैं भी धरने पे हूँ। जैसे महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके प्रॉब्लम होती है, बाहर नहीं निकल सकती, वो वीडियो बनाएं और उस पर डालें, अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे डालें, फेसबुक पे डालें, इंस्टाग्राम पे डालें, तो ताकि मैसेज जाए सरकार जब तक। बिल्कुल। अपनी बात करते हैं राजनीति की, तो क्या समझते हैं आपकी राजनीति में युवाओं को अहम भागीदारी निभानी चाहिए, आगे आना चाहिए राजनीति के अंदर? मैं इसमें कोई कमेंट नहीं है मेरा, जो अच्छा है वो उसको आना चाहिए। युवाओं से क्या है, युवा तो भाई कोई रोक नहीं रहा, राजनीति खुला मैदान है। बदलाव तो युवा कर ही सकते हैं, ये तो आप मानते हैं। नहीं, बदलाव कर सकते हैं तो मैदान खुला है, जा सकते हैं युवा। किसने रोका युवाओं को? स्टूडेंट जो है कॉलेज से ही शुरू कर सकता है, करता है शुरू करते हैं। हाँ, पर मैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, अब राजनीति में जाने से चीज़ों का समाधान हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। समाधान होगा कि आप में अवेयरनेस होनी चाहिए, आप में जागरूकता होनी चाहिए, आपका कहीं प्लान नहीं है चुनाव लड़ने अपने का, हकों के बारे में आपको पता होना चाहिए।
तब जाके राजनीति में जाओ चाहे मत जाओ, आपकी बातें ऐसे सरकार को सुनना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि मतलब ये आपका कहीं दूर दूर प्लान नहीं है चुनाव मेरे लड़ने इस का? कोई महत्वाकांक्षा नहीं। नहीं है सर। अभी तो कल आपके गांव के अंदर अनशन पर, जहाँ पर धरना स्थल है, वहाँ पर जो क्रूरता की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा, जो बल प्रयोग किया गया, टेंट उखाड़े गए, उस पर क्या कहेंगे? सीधा सीधा तो कुचल दिया गया उसको, मतलब ऐसे लग रहा है तानाशाही सरकार है, अंग्रेजों के जमाने में जी रहे हैं हम लोग, तब भी ऐसा नहीं करते होंगे। सीएम को हम 50-100 आदमियों से क्या खतरा है, और उनको लगता है कि ये जो चिंगारी है ये आग का रूप ले रही है और ये फैलेगी, बिल्कुल, ये भभकने वाली है। क्योंकि युवाओं में तो बिल्कुल जो हम जोश- मांग कर रहे हैं उस मांग से सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को है। डर है एक उनके अंदर, एक कहीं कोने में, दिल के कोने में कहीं डर छुपा हुआ है कि सीबीआई इंक्वायरी कहीं इनिशिएट हो गई। युवाओं ने इतना दबाव बन गया कि हमको सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट करवानी पड़ी, तो ये आंच उन तक जाएगी। 2 साल बाद चुनाव हो तो सीधा ये सीधा आंच, असर पड़ेगा। ये सीधा असर क्या, आंच उन तक जाएगी। बहुत मुख्यमंत्री तक जो शिक्षक भर्ती घोटाले में है, दूसरे प्रदेश के हैं, वो 10-10 साल जेल काटी उन्होंने। कुछ कहना चाहेंगे युवाओं को, कोई संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को ये संदेश है कि सबसे ज्यादा जोश और जो एक खून उबाल मारना चाहिए वो उम्र यही है ना। आप पढ़ो लिखो, मेहनत करो, अपने माता पिता के अपने सपनों को साकार करो उसको, पर कर कैसे पाओगे जब ये सिस्टम चलेगा? इसी तरीके से आपके पेपर नीलाम होते रहेंगे, बैकडोर से लोग घुसते रहेंगे, एक बेईमान दूसरे बेईमान आदमी को पेपर बेच के नौकरी लगाएगा, तो इससे आप ही इफेक्टेड नहीं है, आप ही प्रभावित नहीं है, पूरा समाज आने वाले पीढ़ी तक प्रभावित होंगे उसमें। एक बेईमान मास्टर लग गया स्कूल में, तो कितने हो गया वो बेईमान मास्टर, अपने 30 साल की जिंदगी, 35 साल की जो नौकरी है उसकी, उसमें लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद करेगा। ऐसे एक थानेदार है, वो तो सरकार का पिछलग्गू बन के, भाई किसी नेता का पिछलग्गू बनेगा, जिससे पेपर दिया उसको, उसका नौकर बनेगा, संविधान और कानून की पालना थोड़ी करेगा वो। तो ये घूण की तरह खोखला कर देंगे समाज को। तो युवाओं को यही संदेश है कि आप लोग फाइट करो, आप कल निकलो, घर से बाहर निकलो जितना संभव है, अपने गांव के लेवल पे आप धरना दो, रैली निकालो, और जो मांगे हमारी मुख्य मांगे हैं कि एक कमेटी बने जिससे भर्ती में स्थायी सुधार हो, कि रोज रोज का ड्रामा बंद होना चाहिए। और जो 4 परीक्षा हुई पीछे से बहुत बड़े लेवल पर धान लिया हुआ, रेट SI GN की, लाइब्रेरी की, उसमें उनकी CBI जांच हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन है, जिससे रीट की परीक्षा करवाई, इतनी बड़ी धान ली, उनको उस कुर्सी पर बैठने का हक ही नहीं है, उसको बर्खास्त करना चाहिए। चौथा ये है कि जो भी अध्यादेश अभी सरकार जो आएगा, आगामी विधानसभा सत्र आएगा, उसमें ऑर्डिनेंस लाए 10 साल से अधिक सजा हो नकल माफियाओं पे, नॉन वेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में लाना चाहिए उसको। चल संपत्ति उसकी जब्त करनी चाहिए। जो भी बिल्डिंग सरकारी जो है या किसी संस्थान में नकल करवाई जा रही है उसको सील कर दो, उसकी मान्यता रद्द कर दो। ऐसे आप कदम उठाओगे तब जाके ये रुकेंगी। आपकी मंशा ही नहीं करने की, क्योंकि आपने एक बैकडोर बना रखा है, कमाई का एक साधन बना रखा है इसको।